पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी अक्टूबर नवंबर आते ही दिल्ली की वही हालत फिर से हो गई है। पूरा शहर एक गैस चैम्बर की तरह दिख रहा है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्यों हर साल जाते जाते दिल्ली की ऐसी हालत करके जाता है। क्या है ये स्मॉग, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और आखिर इसका क्या सोल्यूशन है। खमागणी एंड वेलकम। स्मॉग दो शब्दों से मिलकर बना है, स्मोक और फॉग, यानी धुआं और कोहरा। ये एक तरह का एयर पोल्यूशन है जो हर तरह की लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचाता है और इन जनरल विजिबिलिटी भी काफ़ी कम कर देता है। और इस वक्त ये शब्द स्मॉग दिल्ली को अच्छे से डिफाइन कर सकता है। आपने तस्वीरें और वीडियोस देख लिए होंगे जो किसी केमिकल वॉरफेयर से कम नहीं लग रहे। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक तो हालात और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज का पोल्यूशन लेवल ऑलरेडी हजार्डस और सीवियर कैटेगरी में है और AQI ऑन एन एवरेज पूरे रीजन में 400 के ऊपर है। अब ये AQI क्या होता है? AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक नंबर होता है जिससे हवा की क्वालिटी का पता चलता है। जितना ज़्यादा AQI नंबर, हवा की क्वालिटी उतनी ही खराब। भारत में कलर कोडेड AQI 2014 के स्वच्छ भारत कैंपेन में लॉन्च किया गया था ताकि आम जनता और सरकार को ये जानने में मदद मिल सके कि उनके शहर की हवा के क्या हाल है। अगर पोल्यूशन है तो किस लेवल का है, ताकि गवर्नमेंट उस हिसाब से सही कदम उठा सके। AQI में 6 कैटेगरीज होती हैं: गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सिवियर। और इससे भी ऊपर फिर हजार्डस कैटेगरी हो जाती है जो लिटरली जहर है। और दिल्ली में AQI इस लास्ट वाली कैटेगरी के भी पार जा रहा है। इनफैक्ट 3 नवंबर को दिल्ली का AQI 611 था। ये नंबर इतना ज़्यादा है कि ये AQI के 6 कैटेगरीज के भी बाहर है। सिवियर से भी ज़्यादा खराब, अब उसको जो भी नाम दो। AQI बेसिकली हवा में प्रेजेंट कई तरह के पोल्यूटेंट्स को मेजर करता है और उससे निकले एक कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी डेटा को सिंपल नंबर्स और कलर्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि समझने में आसानी हो जाए। इसमें PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन जैसे कुछ पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है। इनमें से PM2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सबसे ज़्यादा खतरनाक पोल्यूटेंट है, मेनली इसके माइक्रोस्कोपिक साइज की वजह से। इसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है। कंपैरिजन के लिए सोचकर देखो कि ये हमारे बाल के डायमीटर का सिर्फ 3% ही है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इतने छोटे साइज के होने के कारण ये आसानी से हमारे नाक और मुंह से रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम में घुस जाते हैं और फिर सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों में ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हार्ट अटैक का कारण भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये हवा में अपनी प्रेजेंस से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम कर देता है। आप ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकते। सड़कों पर कितने ही एक्सीडेंट्स हो चुके हैं इस वजह से। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि अक्टूबर नवंबर के महीने आते ही ये स्मॉग दिल्ली को पूरी तरह से ढक देता है? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि दिवाली के पटाखे। लेकिन भाई, दिल्ली शहर तो दिवाली के आने से 3 हफ्ते पहले ही स्मोक चैम्बर बन चुका था। तो लॉजिकली हमें अब एटलीस्ट पटाखों के एक्सक्यूज़ को साइड में कर देना चाहिए। और ये तो प्रूव हो गया है कि दिल्ली के स्मॉग का मेन कारण पटाखे तो नहीं है। हाँ, लेकिन जब वहाँ की हवा ऑलरेडी इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है तो पटाखे उसको वर्स कर देते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन जब कॉजेज़ की बात कर रहे हैं तो सीधी बात बोलूँगा, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना इसका सबसे बड़ा कारण है। यहाँ मैं किसानों पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम भी समझ में आती है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली शुरू हुई थी 2009 में, जब पंजाब में एक एक्ट पास हुआ था, प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट, जिसके तहत वहाँ के किसान गवर्नमेंट डिसाइडेड डेट से पहले राइस सो नहीं कर सकते। यही एक्ट फिर हरियाणा में भी लागू हो गया। ये एक्ट मेनली इसलिए लाया गया था क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत कम होता जा रहा था। तो उसको बचाने के लिए वहाँ की सरकार को ये डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ा। और क्योंकि इस लॉ को तोड़ने की सज़ा 10,000 रुपये है, तो किसान भी डरे हुए हैं और डेट्स अच्छे से फॉलो करते हैं। इसलिए वहाँ के खेतों में किसान पहले चावल की खेती करते हैं और फिर विंटर में गेहूँ की। लेकिन इन दोनों फसलों के बीच में उन्हें बहुत कम समय मिलता है। इस वजह से उन्हें फिर मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कटाई तो फटाफट कर देती हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। उन प्लांट्स का जो नीचे का पार्ट है वो ज़मीन में ही रह जाता है और इसी को स्टबल या पराली बोलते हैं। किसानों को इसे जलाना ही पड़ता है ताकि ज़मीन को फिर गेहूं उगाने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके। इसके जलने से बहुत भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, VOCs और पार्टिकुलेट मैटर पैदा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वहाँ गेहूं और चावल ही क्यों उगाते हैं, कोई और क्रॉप्स क्यों नहीं उगा लेते? वैसे भी ग्राउंड वाटर पर जो नेगेटिव असर पड़ता है वो चावल और गेहूं से ही तो पड़ रहा है। तो उसका जवाब ये है कि गवर्नमेंट से जो MSP
यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है वहाँ के किसानों को, वो हर तरह की क्रॉप्स पर एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए मजबूरन किसानों को चावल और गेहूं की ही खेती करनी पड़ती है। सफ़र की इस रिपोर्ट से ये साफ मालूम चलता है कि पराली जलाने का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के इस हालत के लिए। लेकिन पराली तो और भी जगहों पर जलाई जाती है, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स दिल्ली में ही क्यों हो रही है? तो ऐसा है कि दिल्ली की ज्योग्राफिकल लोकेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अराउंड अक्टूबर के महीने में जब मॉनसून ख़त्म हो जाता है और सर्दियों के महीनों की शुरुआत होती है, तो साथ ही हवा का रुख भी बदल जाता है। अब ये विंड्स ईस्टर्ली की जगह नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाती है। ये पंजाब हरियाणा से दिल्ली की ओर चलती है। फिर ये इन पोल्यूटेंट्स को दिल्ली और आसपास के रीजन्स तक ले आती हैं। विंटर में दिल्ली की करीब 72% विंड्स नॉर्थ वेस्ट से आती हैं और 28% इंडो गैंगेटिक प्लेन से। तो यहाँ विंड के डायरेक्शन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा टेम्परेचर इन्वर्जन भी रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली के एयर पोल्यूशन के लिए। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हवा का तापमान ऑल्टीट्यूड के साथ साथ कम होने की बजाय बढ़ता जाता है। यूजुअली इसका उल्टा होना चाहिए। जैसे जैसे आप ऊंची जगह पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान तो कम होता जाना चाहिए, हवा ठंडी होती जानी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। इसलिए इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ अब गर्म हवा की एक लेयर क्रिएट हो गई है ठंडी हवा के ऊपर, जिससे पोल्यूटेंट सब ज़मीन के पास ही ट्रैप हो जाते हैं, वो ऊपर नहीं जा पाते। ये टेम्परेचर इन्वर्जन दिल्ली में सर्दियों के महीनों में होता है जब हवा ठंडी और काम हो। और इसी वजह से जो पोल्यूटेंट्स पराली जलाने और गाड़ियों और इंडस्ट्रियल एमिशंस से निकलते हैं वो सब इस लोअर एटमॉस्फेयर में फंस जाते हैं और इससे ये जहरीला स्मोक पैदा होता है। इसके अलावा अब इन महीनों में बारिश तो होती नहीं है और तेज़ हवाएं भी नहीं चलती, तो इस वजह से भी पोल्यूटेंट्स हवा में ही रह जाते हैं। वरना अगर अच्छी बारिश हो तो हवा वैसे ही साफ रहेगी, कॉज इस तरह के पार्टिकल्स हवा में टिक नहीं सकेंगे। ये तो हम जानते ही हैं कि बारिश होने के तुरंत बाद हवा कितनी साफ लगने लगती है, सब कुछ कितना फ्रेश हो जाता है। ऊपर से दिल्ली का ट्रैफिक तो हमें पता ही है, इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं कि ऑड इवन नंबर प्लेट जैसे रूल्स वहाँ पर लगाए जाते हैं। और जो इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जो दुनिया भर के एमिशंस कर रही हैं, वो सब इसमें भागीदार हैं। इसके अलावा सर्दी से बचने के लिए बायोमास बर्निंग का भी एक बड़ा रोल है दिल्ली की हवा को पोल्यूट करने के लिए। एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 2019 में 17 लाख इंडियंस एयर पोल्यूशन की वजह से मारे गए थे। और इन जनरल एयर पोल्यूशन इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम कर दे रहा है। इसके अलावा देश को फाइनेंशियली 36.8 बिलियन डॉलर्स का इकोनॉमिक नुकसान उठाना पड़ता है, वो अलग। चलिए जानते हैं कि गवर्नमेंट ने दिल्ली को इस स्मॉग से बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ऑर्डर दे दिया है कि पराली जलाना बंद कर दिया जाए। ये ऑर्डर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को क्लियरली दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ और तरह की फसल वहां पर उगानी चाहिए जिसकी कटाई के बाद पराली वाला प्रॉब्लम आए ही नहीं। पर यह तभी संभव है जब एमएसपी दूसरी फसलों पर भी लागू हो, नहीं तो ऑब्वियसली किसान तो वही उगाएंगे ना जिसमें उन्हें सरकार से सपोर्टिंग पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शंस और कुछ स्पेशल कैटेगरी के पोल्यूटिंग व्हीकल्स पर बैन लगा दिया है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार्स पर भी बैन रहेगा। गाड़ियों में तो ऑड इवन वाला रूल वापस लग ही गया है। स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं और 50% लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी मिलेगा। पटाखों पर तो वैसे भी बैन लगा ही दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि गवर्नमेंट खुद इसको कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। कॉज पॉलिटिकल रैलीज में भी पटाखे चलाए तो जाते हैं और अब तो शादियों का सीज़न है और क्रिसमस और न्यू ईयर भी आ रहे हैं। खैर, गवर्नमेंट को जो स्टेप्स लेने हैं वो ले रहे हैं और इस बार पहले से ज़्यादा सख्ती भी दिख रही है। खास करके पराली जलाने के अगेंस्ट जो ऑर्डर निकला है सुप्रीम कोर्ट का, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन जब बात यहाँ आपकी मेरी हेल्थ की हो रही है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी खुद की भी हैं। आप खुद समझदार हैं, आपको पता है किन चीज़ों से एयर पोल्यूशन होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ के बारे में स्पेशली बोलना चाहूँगा, जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऑड इवन कार्स का रूल तो चल ही रहा है, लेकिन अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ज़्यादा यूज़ करें तो एटलीस्ट इंडिविजुअल गाड़ियों से तो पोल्यूशन नहीं होगा। और दिल्ली मेट्रो एक्चुअली बहुत कन्वीनियंट, फास्ट और रिलायबल है। मैं जितने भी देशों में अब तक जा चुका हूँ, मैं दिल्ली मेट्रो को कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स एक्चुअली द बेस्ट। आपकी क्या राय है कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ दिल्ली के लोग किस तरह से इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ और कंसर्न्स ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।